हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो फोकस करता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसे स्टोर की जाती है, उसे कैसे रेप्लिकेट किया जाता है और वो कैसे एक्सप्रेस होती है एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो जो डीएनए होता है और आरएनए होता है वो 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। और डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। डीएनए जो होता है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, बट जो आरएनए होता है वो कुछ वायरसेस में भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है और फंक्शन करता है एज अ मैसेंजर। अगर हम डीएनए की बात करें तो साइंटिस्ट फ्रेडरिक थे, वो 1869 में उन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था और उसका नाम रख दिया था न्यूक्लियाइन। और जो साइंटिस्ट जेम्स वैटसन और फ्रांसिस क्रिक थे, उन्होंने 1953 में डीएनए को एक डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में प्रपोज किया था। ठीक है, डीएनए को हम डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं और अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये एक बायपॉलीमर होता है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि जॉइन होते हैं विद ईच अदर बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। जो डीएनए होता है वो 2 डीएनए स्ट्रैंड्स का बना होता है जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कहते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं वो स्मॉलर यूनिट्स की बनी होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, जो कि जॉइन होते हैं बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 3 एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, एक नाइट्रोजनियस बेसिस, एक शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो प्यूरिन और पिरामिडिन्स के बने होते हैं। प्यूरिन में कौन कौन से बेसिस होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, पिरामिडाइंस में कौन कौन से होते हैं, साइटोसाइन और थाइमिन। ठीक है, जो साइटोसाइन होता है वो डीएनए और आरएनए में कॉमन होता है, बट जो थाइमिन होता है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा। जो शुगर पार्ट होता है वो पेंटोस शुगर का बना होता है। ठीक है, जैसे कि राइबोस होता है आरएनए में और डीऑक्सी राइबोस होता है डीएनए में। ठीक है, और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो लिंक होते हैं बाय द पेंटोस शुगर विद एन ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज, जो कि फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, और जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है 5OH पे ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज तो हम उसे न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स लिंक हो जाएं 3 और 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज में तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म कर लेते हैं। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो जाएं एक साथ तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम साइलेंट फीचर की बात करें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की डीएनए की, तो वो क्या है, जो डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। ठीक है, जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है और उसके अंदर बेसिस प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, डीएनए में 2 चेन्स होती हैं जिनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। ठीक है, इसका मतलब है अगर एक चेन 5 से 3 जा रही है तो दूसरी चेन जो होगी उसकी अपोजिट होगी, मतलब 3 से 5 होगी। ठीक है, अब इनके जो बेसिस होते हैं डीएनए में, जो बेसिस होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स के, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर होते हैं। ठीक है, और वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, बेस पेयर्स। जो एडेनिन होगा वो थाइमिन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। ठीक है, और थाइमिन भी क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो एडेनिन के साथ फॉर्म करेगा। और वहीं हम ग्वानिन की बात करें तो वो साइटोसाइन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में जो चेन है वो एंटी पोलैरिटी शो कर रही है 5 डैश से 3 डैश की। ठीक है, और नीचे 3 डैश से 5 डैश की। ठीक है, और जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को फॉर्म कर रहा है। ठीक है,
और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये जो 2 चेन्स होती हैं वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती हैं और हर एक टर्न में रफली 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इन बेस पेयर्स के बीच में वो क्या कंफर्म करता है, वो स्टेबिलिटी कंफर्म करता है हेलिक स्ट्रक्चर की। जो डीएनए का हेलिक स्ट्रक्चर होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कंफर्म करता है। ठीक है, जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने सेंट्रल डोग्मा प्रपोज किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है, जो क्या दिखाता था, उसमें यह पता लगता था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो करती है डीएनए से आरएनए में, फिर आरएनए से प्रोटीन में। ठीक है, बट कुछ वायरसेस में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है, जैसे कि आरएनए से डीएनए में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का मतलब क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे जो डीएनए होता है वो टाइटली पैक कर देते हैं और उसे फिट कर देते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे कि इकोलाई जो है वो हमारा प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, उसके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो स्कैटर्ड नहीं होता पूरे सेल में। ठीक है, डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और प्रोटीन का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जो डीएनए होता है वो हेल्ड कर लेता है, होल्ड कर लेता है कुछ प्रोटीन्स को एक रीजन में, जिसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड्स बोल देते हैं। अब उन न्यूक्लियोइड्स में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो एक लार्ज लूप में ऑर्गेनाइज हो जाता है, जो कि हेल्ड होता है बाय द प्रोटीन्स। अब यूकेरियोट्स में क्या होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। वहाँ पे एक सेट होता है पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोन्स जो होता है वो बेसिक प्रोटीन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये जो चार्ज होता है प्रोटीन का वो डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स विद चार्ज साइड चेन्स। हिस्टोन जो होता है वो अमीनो एसिड में रिच होता है। ठीक है, रिच इन बेसिक अमीनो एसिड यूनिट, जैसे कि लाइजिन, अर्जिनाइंस। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं इन देयर साइड चेन्स। जो हिस्टोन होता है वो ऑर्गेनाइज होता है और एक ग्रुप फॉर्म करता है 8 मॉलिक्यूल्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन होता है हिस्टोन का, यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर्स बोलते हैं। ठीक है, और हर एक न्यूक्लियोसोम जो होता है वो कंपोज होता है डीएनए का, जो कि रैप होता है अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो हमारा हिस्टोन है ये रैप होगा बाय द डीएनए, जो कि किसका कंपोज होगा, न्यूक्लियोसोम्स का। ठीक है, जो हमारा कोर होगा हिस्टोन का वो 4 डिफरेंट टाइप्स के हिस्टोन कैरी करेगा, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, और इन चारों हिस्टोन्स की 2 कॉपीज़ होंगी। अब यहाँ पर एक और हिस्टोन होगा H1, जो क्या करेगा, बाइंड करेगा न्यूक्लियोसोम को और लिंक कर डीएनए को। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसोम्स होंगे वो टुगेदर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोलेंगे। क्रोमैटिन जो होता है एक फाइबर होता है। ठीक है, और अगर हम इसे देखें तो ये एक थ्रेड लाइक स्टेंड हमें विजिबल होगा। ठीक है, कलर्ड बॉडी विजिबल होगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इसका डायमीटर अबाउट 10 नैनोमीटर होगा। ठीक है, और वहीं हम न्यूक्लियोसोम्स की बात करें तो न्यूक्लियोसोम्स क्रोमैटिन पे बीड ऑन स्ट्रिंग्स फॉर्म में हमें दिखेंगे अगर हम उसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोसोम्स होंगे क्रोमैटिन के अंदर वो पैक होंगे और फॉर्म करेंगे क्रोमैटिन फाइबर, जो कि आगे जाके और भी कॉइल्ड हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे मेटाफेज स्टेज में, जब सेल डिवीजन होगी क्रोमोसोम को फॉर्म करने के लिए। ये जो पैकेजिंग होगी क्रोमैटिन की हायर लेवल रिक्वायर करेगी। ठीक है, और एडिशनल सेट रिक्वायर करेगी प्रोटीन्स के, जो जिसे हम कोलेक्टिवली क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोलेंगे। ठीक है, अब एक टिपिकल न्यूक्लियस में क्या होता है, कुछ रीजन्स होते हैं क्रोमैटिन के
जो कि लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और वो लाइट स्टेन्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन्स बोलते हैं। और जो क्रोमैटिन्स बहुत ही डेंसली पैक्ड होंगे और डार्क स्ट्रेन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमैटिन्स बोलेंगे, ठीक है। जो यूक्रोमैटिन होते हैं उसे हम एक्टिव क्रोमैटिन भी बोलते हैं, और जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं उसे हम इनएक्टिव क्रोमैटिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जो साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ थे उन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होता है वो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 2 टाइप की स्ट्रेन ली बैक्टीरिया की, ठीक, जिनमें से कुछ जो है वो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रही थी, दूसरी क्या कर रही थी, रफ कॉलोनीज को प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। जो स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज थी उससे हम एस से डिनोट कर रहे हैं, और जो रफ कॉलोनीज थी उन्हें हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने एस स्ट्रेन को माइस पे इंजेक्ट किया तो माइस क्या होगा, डाई कर गया, ठीक है। उसके अंदर निमोनिया कोज हो गया था, निमोनिया इन्फेक्शन हो गया था और वो डाई कर गया, ठीक है। और वहीं जब हमने माइस को आर स्ट्रेन से रफ कॉलोनीज से इंजेक्ट किया तो माइस जो है वो लिव कर गया, ठीक है, वो डाई नहीं करा, उसके अंदर कोई भी निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। अब ग्रिफ्थ ने क्या किया, उन्होंने जो एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया था उसे हीट से किल कर दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन की जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था उसे इंजेक्ट किया माइस के अंदर, ठीक है। तब माइस क्या करा, वो लिव कर गया, वो डाई नहीं करा, ठीक है। और जब उन्होंने ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिलाकर माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस क्या कर गया, डाई कर गया, ठीक है। तो ये तो था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने माइस के ऊपर किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ठीक है। तो ये प्रूव किया गया था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बाय द अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेस के द्वारा, ठीक है, 1952 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक वायरस के साथ वर्क किया जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता था, जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरियोफेज था वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता था और इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाता था, ठीक है। जब हार्शे और चेज ने इस पे वर्क किया और उन्होंने ये देखा कि जो इनका प्रोटीन है और या फिर इनका जो डीएनए है वायरस का, वो क्या करता है, बैक्टीरिया में एंटर कर जाता है, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, कुछ वायरसेस को ग्रो कराते हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में और कुछ वायरसेस को ग्रो कराते हैं रेडियो एक्टिव सल्फ़र मीडियम में, ठीक है। तो जब वो वायरस को ग्रो कराते हैं रेडियो एक्टिव सल्फ़र में तो वो क्या कैरी करता है, वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन को कैरी करता है, डीएनए को कैरी नहीं करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो डीएनए है वो सल्फ़र कंटेन नहीं करता। और वहीं पर जब वो वायरस को सप्लाई कराते हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो क्या कंटेन करता है, रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है वो फॉस्फोरस को कंटेन नहीं करता, इसलिए वो क्या करता है, रेडियो एक्टिव डीएनए को कंटेन करता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो इकोलाई बैक्टीरिया था उसे इन्फेक्ट कराया रेडियो एक्टिव फेज पे, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, इन्फेक्शन जो है वो प्रोग्रेस होने लगा। इन्फेक्शन प्रोग्रेस होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एजिटेटिंग से क्या कर लिया, वायरल कोट्स और बैक्टीरिया को सेपरेट कर लिया, ठीक है, ब्लेंडर के अंदर। और फिर वो बैक्टीरिया क्या कराए गए, सेपरेट कराए गए वायरस पार्टिकल से सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, ठीक है। जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड थे वायरस से विद रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, ठीक है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहे थे, जो डीएनए है वो पास हुआ है वायरस से बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्टेड है विद द रेडियो एक्टिव प्रोटीन जो क्या कंटेन कर रहा है, वायरसेस को, ठीक है, पर वो रेडियो एक्टिव नहीं है। ये क्या इंडिकेट करता है, जो प्रोटीन है वो एंटर नहीं हुआ बैक्टीरिया के अंदर फ्रॉम द वायरसेस, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास होता है फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। इसे हम हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जो हमारा डीएनए और आरएनए है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब जेनेटिक मटेरियल होने के लिए इन्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स को, क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करना पड़ता है, जैसे कि इट शुड बी एबल टू गिव राइज टू इट्स रेप्लिका,
मतलब वो अपनी कॉपीज़ बनाने में, रेप्लिकेशन करने में कैपेबल हों, ठीक है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। इट शुड प्रोवाइड द चांस फॉर स्लो चेंज रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन के लिए, जो एवोल्यूशन के लिए चेंज चाहिए होता है, ठीक है, वो उसे प्रोवाइड करें। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर। अब जो दोनों न्यूक्लिक एसिड थे, डीएनए और आरएनए, ठीक है, ये दोनों ही डायरेक्ट कर सकते थे अपनी डुप्लीकेशंस को, ठीक है, बट प्रोटीन जो था वो डुप्लीकेशन नहीं कर सकता था, इसलिए वो फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने में फ़ेल हो गया, इसलिए प्रोटीन को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते। जो दोनों ही आरएनए और डीएनए हैं वो म्यूटेट कर सकते हैं, मतलब उनके अंदर एबिलिटी है स्लो चेंज की, बिकॉज दे आर अनस्टेबल, ठीक है। जो आरएनए है वो ज़्यादा फास्टर रेट पे म्यूटेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू डीएनए, ठीक है। आरएनए जो है वो डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकता है प्रोटीन में, डायरेक्टली हम उसे प्रोटीन में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट जो डीएनए है वो आरएनए पे डिपेंड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। दोनों ही आरएनए और जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करते हैं, कि जो डीएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और जो आरएनए है वो बेटर होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने में, ट्रांसफ़र करने में बेटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरएनए वर्ल्ड। आरएनए जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। बहुत सारे एविडेंस है जो सजेस्ट करते हैं कि आरएनए जो है वो असेंशियल होता है लाइफ प्रोसेस के लिए, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा, ठीक है। जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है और एज वेल एज वो कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। बट जो आरएनए है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। देयरफॉर जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती हैं, ठीक है, जो कि चेंज को रेजिस्ट कर सकती हैं बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेप्लिकेशन। वैटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में सेमी कंजर्वेटिव स्कीम प्रपोज की थी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। ये जो रेप्लिकेशन स्कीम थी वो सजेस्ट करती थी कि जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो दोनों सेपरेट हो सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह फॉर सिंथेसाइजिंग अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। रेप्लिकेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो कंटेन करता है वन पेरेंट स्ट्रैंड और वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि जो डीएनए है रेप्लिकेट्स करता है सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है। मैथ्यू और फ्रैंकलिन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था 1958 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को ग्रू कराया एक मीडियम में 15NH4Cl, ठीक है। जो 15N है वो एक हैवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। अब उन्होंने ई कोलाई को ग्रू कराया 15NH4Cl पे, तो रिज़ल्ट क्या मिला, जो 15N है वो इनकॉपरेट हो गया न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में, ठीक है। ये जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल था वो डिस्टिंग्विश कर सकता था नॉर्मल डीएनए में बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। फिर उन्होंने क्या किया, उसे ट्रांसफ़र किया सेल्स को मीडियम में विद नॉर्मल 14NH4Cl, ठीक है, और एक सैंपल ले लिया अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे जब सेल जो है मल्टीप्लाई हो रही हो, और उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, दैट रिमेन्ड एज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल्स। बहुत सारे सैंपल्स जो हैं वो सेपरेट करे गए इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए की डेंसिटी को मेजर करने के लिए। उसके बाद जो डीएनए था वो एक्सट्रैक्ट कर लिया कल्चर से आफ्टर 1 जनरेशन, ठीक है, एक जनरेशन के बाद डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, 20 मिनट बाद, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल है उसके पास एक 15N ओल्ड स्ट्रैंड थी और एक 14N न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड थी, ठीक है, जिसे उन्होंने क्या बोला, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और जब 40 मिनट्स बाद उन्होंने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया कल्चर से, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में, तो उन्होंने क्या देखा, जो इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड्स जो थे वो प्रेजेंट थे और लाइट डीएनए भी प्रेजेंट था। नेक्स्ट टॉपिक है द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। जो मेन एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है।
जो एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। जो डीएनए हेलिक्स होता है उसे अनबाइंड कर लेते हैं बाय द एक्शन ऑफ हेलिकेस एंजाइम। ठीक है, हेलिकेस एंजाइम क्या करता है, डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड कर देता है। ठीक है, जो रेप्लिकेशन ऑकर होती है वो एक स्मॉल ओपनिंग के थ्रू होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन 5' से 3' डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या होता है, देखिए ये जो होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो 3' से 5' की पोलैरिटी होती है वहाँ पे रेप्लिकेशन कंटिन्यू कर दी है। ठीक है, और जो 5' से 3' की पोलैरिटी होती है वहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन होती है। ठीक है, जो डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज फ्रैगमेंट्स होते हैं वो बाद में ज्वाइन कर जाते हैं बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक डेफिनेट रीजन होता है डीएनए के पास जहाँ पे रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होती है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो एस फेज में अकर होती है सेल साइकिल की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फर्दर चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई हो। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।